Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 22nd September 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we go on to understand the important articles of the day, आज का जो दिन है 22nd September, इस दिन को क्या मनाते हैं? Now we know that yesterday we don't put daily news analysis. So yesterday का जो दिन है वो भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करते हैं. So firstly, याद रखना है आपको कि 21 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड पीस डे. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस. और इस साल का जो थीम है यानी 2025 का थीम है एक्ट now for a peaceful world. Now why are we celebrating this day? Why are we observing the World Peace Day? It is because specifically इस टाइम पे अगर हम देखें जब इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर आप यूक्रेन रशिया की बात करो, हमास गाजा एंड द पैलेस्टीन एंड द इजराइल रीजन की बात करो, राइट? सो यू सी दैट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस हैज बीन व्हाट द केस इज, राइट? तो यहाँ पे हम प्रमोट करना चाहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी में जीना. तो इसका इंपॉर्टेंस ये डे कमेमोरेट करता है, राइट? नाउ लेट्स सी दैट यूएन की कौन सी बॉडी है जो प्रमोट करता है ऐसा पीस. सो दैट इज डन बाय यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस. ठीक है, तो जल्दी से इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं. सो व्हाट इज द यूएन पीस कीपिंग फोर्स? अगर मान लो कहां पे कॉन्फ्लिक्ट या वॉर हो रहा है तो वहां पे ट्रूस लेके आने के लिए, वहां पे शांति बनाए रखने के लिए वी हैव द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस वर्किंग. ओके, सो दिस इज अ यूनाइटेड नेशंस एफर्ट ताकि वो पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करें. अब ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1948 में इन द मिडिल ईस्ट यानी पैलेस्टीन रीजन में. तभी सीज फायर मेंटेन करने के लिए एस्टैब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशंस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, UNTSO बोलते हैं इसको. सो द ओरिजिन केम फ्रॉम UNTSO, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट लेटर विल बी कॉल्ड एज UN पीसकीपिंग फोर्स. इनको हम ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं बिकॉज अगेन they have blue helmets and the tag or you can say their logo is with regard to blue. Now why blue? Because red की बात करें that talks about war, right? So peace जो बात करते हैं हम वो blue denote करते हैं. So that's how they've got the blue helmets. Now India की बात करें, now many countries send their people with regard to these UN peacekeeping forces. इंडिया की बात करें we are the 4th largest troop contributing. सबसे ज्यादा यहाँ पे नेपाल contribute करता है in the peacekeeping forces. इनके अलावा we have Rwanda and तीसरा you have the Bangladesh. Also remember India was the first country to have an all women peacekeeping forces. Okay, तो all women formed police unit. जैसे आपने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस in the आजाद हिंद फौज had an all women regiment, right? तो यहाँ पे अभी याद रखना है लाइबेरिया इसका प्लेस था 2007 में तैनात थे. इसके अलावा 2023 की बात करें, इंडिया रिसीव यूएन हाईएस्ट पीस कीपिंग ऑनर. ये अवार्ड को कहते हैं डैग हमार्स्कोल्ड. ठीक है, दिस इज द नेम. सो दे कैन आस्क यू दिस मेडल इज रिलेटेड टू व्हाट? ये पीस कीपिंग फोर्स से रिलेटेड है. तो यहाँ पे इंडियंस को मिले थे शिशुपाल सिंह, सनबाला राम विश्नोई एंड यूएन वर्कर शबीर तहेर अली. ठीक है, बिकॉज उन्होंने अच्छा काम किया था कॉन्गो DRC रीजन में. फर्दर ये रिसेंट है, लास्ट ईयर अनाउंस किया था ये मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर. ये अवार्ड मिला है मेजर राधिका सेन को. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ शोइंग विमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द पीस कीपिंग फोर्स. क्लियर? नाउ इंडिया में हमने इस साल एक कॉन्फ्रेंस ये किया था, होस्ट किया था, कॉल्ड एज द कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर्स. मतलब हम प्रमोट करना चाहते हैं मोर वुमेन इन दिस पीस कीपिंग फोर्सेस, राइट? सो स्पेशली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ. तो ये इंडिया ने होस्ट किया था एट द मानेकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली.
एंड अगर हम जनरल यूएन मिनिस्टीरियल मीटिंग की बात करें, वो भी रिसेंटली कंक्लूड हुआ था कहां पे, बर्लिन जर्मनी. सो दिस इज द एनुअल समिट दैट दे हैव दैट हैपेंड इन बर्लिन. वेराज फॉर वुमेन पीस कीपिंग ये मुंबई में या ये दिल्ली में हुआ था. ठीक है, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल आज के दिन के लिए. सो जो हमने यूएन पीस या वर्ल्ड पीस डे किया था, दैट वाज येस्टरडेज डे. Today's date, that is 22nd September, we celebrate World Rhino Day. Okay, so 22nd September. So you can remember after World Tiger Day, Lion Day, Cheetah Day, अभी Rhino Day भी याद रखते हैं 22nd September. तो हमने 2011 में स्टार्ट किया था with the contribution of South Africa and Wildlife Institute. Okay, now let's quickly see कि इसका पर्पस क्या है कि हमको कंजर्व करना चाहते हैं इन राइनोसरस को. So there are different varieties, okay, of rhinos. So you have the great one-horned rhino, black rhino, white rhino, Javan and Sumatra. So this is mainly Indonesia se related. So we've got different forms or species of rhinos. So here हम देखते हैं कि इंडिया में जो largest population of rhinos ये कहाँ पे पाया जाता है? That is found in Kaziranga National Park, which is in Assam. Clear? So one-horned rhinos is ये जो वन हॉर्न राइनोस आपको दिख रहा है वो इंडिया और नेपाल में यू फाइंड देम, एंड इंडिया में भी आसाम हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ देम. फर्दर इनका थ्रेट क्या है? दे आर टेकन फॉर देयर हॉर्न्स. ओके, इलीगल ट्रेड होता है, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, पोचिंग, ट्रेडिंग, सो ऑल ऑफ दिस डज हैपन. नाउ इवन लास्ट ईयर का एक रिपोर्ट था यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम. इस रिपोर्ट में कहा था कि राइनोस आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड स्पीशीज मेनली फॉर देयर हॉर्न्स. तो एनिमल्स की बात करें तो राइनोस का बहुत ज्यादा ट्रेड होता है. नाउ टू प्रिवेंट दिस ट्रेड, एक कंट्री है जहां पे राइनोस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दैट इज साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली, हमने इवन डेली न्यूज एनालिसिस में देखा था, दैट दे हैव स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज द राइसोटोप प्रोजेक्ट. तो ये क्या करते हैं राइसोटोप प्रोजेक्ट में? ये इंजेक्ट करते हैं एक रेडियो एक्टिव मटीरियल, राइट. सो इससे क्या होगा, कुछ डिटेक्टर्स होंगे एंड दे विल अंडरस्टैंड इफ इट वाज स्मगल्ड और इफ इट वाज नॉट स्मगल्ड. ठीक है, सो दिस वाज अ प्रोजेक्ट, राइसोटोप प्रोजेक्ट इज विच कंट्रीज प्रोजेक्ट दे कैन आस्क यू. तो याद रखना है हमको साउथ अफ्रीका का ही प्रोजेक्ट है. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ओके, बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, मैंने IUCN स्टेटस नहीं कवर किया है, तो याद रखना द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस, इनका जो टैग, इनका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है. एज आई सेड, इट इज इन इंडिया एंड नेपाल दैट यू हैव दीज पर्टिकुलर राइनोस. ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, जावन राइनो, सुमत्रन राइनो, ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पे you find them. Okay, so this is what you can see. इंडिया का है जो है vulnerable है. Proceeding to our article today. So let us see what are the changes made by the 56th GST Council. Firstly, the two rate slab. So अगर हम देखते हैं, पहले GST जब आया था, there were 4 slabs. Which are the 4 slabs? 5, 12, 18, 28. Now only 5 and 18 slabs जो है वो रहेंगे, और जो 12 और 28 है उसको स्क्रैप किया है. फर्दर कुछ डेली एसेंशियल्स में GST कम 0 किया है, लाइक मिल्क, पनीर, चपाती, राइट, टॉयलेटरीज, बाइसिकल्स. इनके अलावा कंज्यूमर गुड्स में जो 28 थे उसको 18 किया है, जैसे कि टीवी, एसीज, कुछ होम अप्लायंसेस एंड सो ऑन. एग्जेम्पशंस भी मिला है ऑन इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज. फर्दर अगर हम टैक्स की बात करें, हायर टैक्सेस ऑन सिन गुड्स. सिन गुड्स क्या होता है? दैट इज कॉजिंग हार्म टू एनवायरमेंट और टू द ह्यूमंस. अगर हम टोबैको प्रोडक्ट्स की बात करें, राइट, सो यहाँ पे टोबैको, लग्जरी कार्स, ओके, aerated drinks, so that is all coming under 40% tax slab. तो यहाँ पे एकदम जो सिन गुड्स हैं, लग्जूरियस गुड्स हैं, इन पे काफी ज्यादा टैक्स लगाए हैं, यानी कि 40%. नाउ अगर हम देखते हैं कैसे ये सपोर्ट करेगा हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स को, बिकॉज GST रिड्यूस हुआ है ऑन मशीनरी, फर्टिलाइजर, सो दिस इज अ गुड न्यूज मेनली फार्मर्स के लिए, राइट. फर्दर अगर हम देखें, करेक्शन ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑन मैनमेड फाइबर या मैनमेड यार्न की बात करें, यहाँ पे देयर इज लेसर. ओके, देन उसके बाद हम देखें
देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जीएसटी ट्रिब्यूनल, अपेलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे उसको बोला है कि फास्टर रेजोल्यूशन करे विद रिगार्ड टू द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू जीएसटी। नाउ लेट्स आल्सो सी अ क्विक एस्पेक्ट अबाउट जीएसटी कब आया था, क्विकली हम इसका रिकैप देखते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, ये आया था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2016, सो 101st अमेंडमेंट है ये। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं ये ऑपरेशनलाइज हुआ था जुलाई 2017 में, एंड एग्जैक्ट डेट इज 1 जुलाई। इसको जीएसटी डे भी कहा जाता है, 1 जुलाई को, ठीक है। नाउ जीएसटी जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी ये अलग अलग चीजों में लगता है। ओके, दिस काइंड ऑफ टैक्स। नाउ यहाँ पे जल्दी से हम देखते हैं कि कौन डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट में कितना जीएसटी होना चाहिए, कितना टैक्स होना चाहिए। दैट इज डन बाय द जीएसटी काउंसिल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बनी थी अंडर आर्टिकल 279A, ठीक है। सो दिस वाज फॉर्म बिकॉज अगेन ऑफ द सेम अमेंडमेंट 101। यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि निर्मला सीतारमन, शी इज द चेयरपर्सन, और ये बनाता कौन है ये बॉडी को, ये प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जो टैक्स रेट्स हैं सेट करना, पॉलिसी डिसीजंस जो है रिगार्डिंग टू जीएसटी रेकमेंड करना, ये सब जीएसटी काउंसिल बनाती है। नाउ आल्सो रिमेंबर, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें, कौन लॉज बना सकता है, ये सेंटर बना सकती है, एज इज एविडेंट फ्रॉम दिस। सो दिस इज गिवन अंडर 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि यहाँ पे सेंटर विल हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ऑलराइट, इसके अलावा हम देखते हैं द काउंसिल जो है ये मेजॉरिटी वोट के हिसाब से हुआ जाता है, एंड द मेजॉरिटी वोट दैट वी सी यहाँ पे 3/4 जो है, ओके, इज वेयर द मेजॉरिटी इज कास्ट। सेंटर के पास यहाँ पे 1/3 होगा, स्टेट्स के पास होगा यहाँ पे 2/3. So that is how the decision is made, okay, by the 3/4 majority. ठीक है, let us now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है सवालकोट डैम से रिलेटेड। नाउ इफ यू सी सवालकोट डैम किस रिवर पे है, इट इज ऑन द चेनाब रिवर। नाउ चेनाब रिवर पे हमने एक और पहले डैम भी देखा था, या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखा था, द रटले प्रोजेक्ट, ठीक है। तो रटले वाला चेनाब पे है भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने किशन गंगा देखा था। कैन यू टेल मी किशन गंगा जो है ये कौन से रिवर पे है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किशन गंगा इज ऑन विच रिवर। नाउ ये चेनाब रिवर कौन से ट्रिब्यूटरी, किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, इट इज द इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरी जो जम्मू कश्मीर में है। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है सवालकोट, दिस इज अबाउट 1865 मेगावाट का प्रोजेक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट वेस्टर्न रिवर पे प्रोजेक्ट हम देखेंगे। और इसके इनिशिएशंस हुए थे 1984 में, बट अभी भी यह डैम नहीं बना है, राइट, बिकॉज यहाँ पे डिले हो चुका है, बहुत ज्यादा डिले। किसके कारण, एक तो है सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के कारण, और अभी जो इंदस वाटर ट्रीटी के रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी हमने बोला भी हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है। सो अगर आप देखो इंदस वाटर ट्रीटी क्या है, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं चेनाब, इंदस एंड झेलम, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में होंगे, और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं दैट इज रावी, ब्यास एंड सतलज, ये होगा इंडिया के कंट्रोल में, ओके। बट ये जो पाकिस्तान का कंट्रोल पे जो चेनाब, इंदस, झेलम है, ये इंडिया नॉन कंजम्पटिव पर्पस के लिए यूज कर सकती है, यानी कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, मतलब हम उनको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, बट जो फ्लो, रिवर के फ्लो का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 20% हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंदस वाटर ट्रीटी जो आया था 1960 में बिटवीन द हेड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो थे जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान फ्रॉम पाकिस्तान।
ठीक है। नाउ अभी हमने बोला है कि हम अबेयंस यानी कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो अभी इंडिया चाहती है कि जो सवालकोट जो डैम है इसको हम प्रायोरिटाइज करें, बिकॉज हम इसको फॉलो नहीं कर रहे ना। तो पहले क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी रिस्ट्रिक्शंस और सबके वजह से वी वर नॉट एबल टू कंप्लीट द डैम, बिकॉज पाकिस्तान कहता था कि तुम ये 20% से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तुम कंजम्पशन यूज कर रहे हो, तो ऑल ऑफ दैट करके ये फ्लो नहीं हुआ था। बट नाउ बिकॉज हम इसको फॉलो ही नहीं कर रहे, सो नाउ वी आर एबल टू नाउ get that thing running. So यहाँ पे जो अप्रेजल कमिटी है विद रिगार्ड टू द एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये अभी ट्राई कर रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पे प्रोजेक्ट बने। Now if we have to discuss about the existing projects जो चेनाब रिवर पे है, तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना ये सब चेनाब रिवर पे है, तो प्लीज नोट इट डाउन। विच आर दे? दुल्हस्त, बागलीहार एंड सलाल, ये 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, इनका मेगावाट भी दे दिया है, सो यू कैन जस्ट हैव अ रीड थ्रू, बट रिमेंबर दिस इज ऑन द रिवर चेनाब। तो ये था विद रिगार्ड टू द सवालकोट डैम, एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल जो हम देखते हैं, इट इज विद रिगार्ड टू मून मिशन। ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स हैव अ फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, देन आई विल टेल यू अबाउट दिस। So, what is happening is SpaceX जो इलॉन मस्क की कंपनी है, ये कोऑपरेट कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है नासा के साथ, जो है यूएस की स्पेस एजेंसी। और किस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं? आर्टेमिस 3। तो कल हमने ये किया था, जीके मैराथन किया था, उसमें मैंने ऑलरेडी आर्टेमिस के बारे में बताया था। सो इन केस यू हैव नॉट वॉच्ड इट, आई अर्ज यू ऑल टू वॉच इट बिकॉज इट वाज अ गुड इंफॉर्मेटिव सेशन। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे स्पेस के न्यूज साथ में कवर किए हैं, सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना आर्टेमिस जो है, इसके 4 पार्ट्स हैं, आर्टेमिस 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो आर्टेमिस 1 वाज, पहले हमने अनक्रूड मिशन, मतलब किसी इंसान को नहीं, बस सैटेलाइट को भेजा था जिसका नाम था ओरियन। ओके, ओरियन स्पेसक्राफ्ट। उसके बाद हमने बोला ठीक है, अभी हम इंसानों को भेजते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ फ्लाई बाय। ओके, सो दिस विल बी अ क्रूड मिशन, बट दिस विल बी ओनली फ्लाई बाय, मतलब बस वो मून को पास करेगा। द थर्ड मिशन वॉज लैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्रूड मिशन बट लैंड करेंगे, यानी कि मून पे अभी लैंड करेंगे, जैसे वो अपोलोस 11 में किया था वैसे। नाउ फोर्थ मिशन जो है, दिस वॉज फॉर क्रिएटिंग लाइक अ स्टेशन वेयर ऑन द मून। ठीक है, सो दिस वॉज लाइक द फोर्थ। अभी 1, 2 तो है, 3 वाला अभी हमने कर रहे हैं, 3 वाला कर रहे हैं। सो आर्टेमिस 3 पे फोकस है, जहां पे क्या करेंगे, हम ह्यूमंस को लैंड करेंगे। अभी आपको याद रखना है, अगर इंडिया की बात करें, व्हाट इज इंडियाज टारगेट टू लैंड ऑन द मून, प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ यू सी, चाइना का पता है क्या है, 2030 चाइना वांट्स टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून बाय 2030। और आर्टेमिस की बात करें, उनका प्लान था 2027 में। ठीक है, सो दे वांट टू ऑब्वियसली डू इट बिफोर चाइना, बट ऑफिशियल्स कहते हैं कि दिस मे नॉट बी पॉसिबल, इट मे पॉसिबली हैपन कि वो 2032 होगा, चाइना के बाद। ओके, सो दैट हैज बीन द कंसर्न। नाउ व्हाई हैज देयर बीन अ डिले, ये आर्टिकल कहता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्पेसएक्स जो है वो लैंडर दे रहा है। ओके, लैंडर कौन बना रहा है? स्पेसएक्स। लैंडर मतलब यू मस्ट हैव हर्ड चंद्रयान में जो लैंडर था विक्रम, है ना, वैसे ही स्पेसएक्स यहाँ पे भी जो लैंडर इस्तेमाल कर रहा है उसका थोड़ा शेड्यूल से पीछे चल रहा है। ठीक है, सो डेडलाइंस मिस हो चुके हैं, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर चेक करेंगे, सो ऑल ऑफ दैट हैज लेड टू डेडलाइंस एंड डिलेस, एंड देयरफॉर दे आर सेइंग कि ये एक्सटेंड हो सकता है। सो दैट इज वेयर द आर्टिकल, सो यूएस इज लूजिंग स्पेस रेस, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, बिकॉज चाइना आगे जा सकता है, इज व्हाट द कंसर्न इज। ठीक है, लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू एन ओल्ड आर्टिकल, इट्स नॉट अ न्यू आर्टिकल बट इज गिवन इन द हिंदू। हमने किया भी था, अगेन ये डिस्कस किया है हमने कल के डिस्कशन में, जीके मैराथन में, क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी देखो तो ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अभी
सुनवाई कर रहा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में, मेड इन May 2025, अभी भी ये चल रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाट द आर्टिकल सेज। एंड ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है, ये सब अभी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है? सो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ओके, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ये आता है आर्टिकल 143 में, और इस आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये रेफरेंस दे सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। एंड व्हेन आई एम सेइंग सुप्रीम कोर्ट को, ये 5 जज बेंच होती है, ठीक है? नाउ सुप्रीम कोर्ट has the option to either listen to it or to give the advice or not give the advice. Now there is one thing जब mandatory होता है advice देना, जब कोई constitutional या pre constitution treaties के बारे में पूछा जाता है then उसको advice देना पड़ेगा, ठीक है? But अगर general question of law और fact में पूछा गया then वो मना कर सकता है, ठीक है? Now मान लो कि सुप्रीम कोर्ट वापस से प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, क्या वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे? द आंसर इज नो, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। इज दैट फाइन? नाउ अभी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, क्या पूछा है प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को, अभी जो अभी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, व्हाट इज इट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड, प्रेसिडेंट हैज आस्क्ड? सो उसके लिए भी हम देखते हैं कि तमिलनाडु के केस के बारे में। तो तमिलनाडु ने 2023 में अबाउट 13 बिल्स पास की थी, ठीक है? तो अगर मान लो कि तुम्हारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, दे नीड टू गिव व्हाट, दे नीड टू गिव द बिल्स टू द गवर्नर, और गवर्नर जो है इस केस में TN रवि, इनको असेंट देना पड़ेगा। असेंट देने के बाद ही ये जो बिल्स है ये एक्ट बन जाएगी, ये बिल जो है ये बनेगी एक्ट। तब तक ये एक्ट नहीं बन सकती, दे विल नॉट हैव द फोर्स ऑफ अ लॉ until and unless गवर्नर असेंट नहीं देता है तो। So what would happen to these 13 bills जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था? गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया था, कोई एक्शन नहीं लिया था। Now can the governor do that? Okay, so according to the constitution, जो हम देखते हैं आर्टिकल 200 में बताया है, आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि गवर्नर जो है इधर असेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है। विदहोल्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे he cannot reject the bill but he can return it for reconsideration, ठीक है? he can return it for reconsideration, या वो रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को दे सकता है कि ये मैं डिस्कस नहीं कर सकता, मैं असेंट नहीं दे सकता, नो प्रेसिडेंट यहाँ पे कुछ ये करेंगे या बिल पास करेंगे। सो देयर आर 3 थिंग्स, असेंट दे दो, असेंट ना दे कि तुम बिल को वापस दे दो, या तुम प्रेसिडेंट को रिजर्व कर दो। बट गवर्नर TN रवि ने क्या किया? उन्होंने चौथा स्टेप लगाया वहां पे, उन्होंने यहाँ पे पॉकेट वीटो किया। नाउ रिमेंबर, पॉकेट वीटो इज नॉट अवेलेबल टू द गवर्नर बट इट इज अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट। मतलब तुम इन एक्शन नहीं कर सकते, तुमको हाँ या ना तभी के तभी करना पड़ेगा, तुम ऐसे साइड में नहीं रख सकते, जेब में नहीं रख सकते। दैट इज पॉकेट वीटो, दैट इज ओनली डन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है? सो मान लो कि गवर्नर जो है ideally should work on the ministerial advice, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो गवर्नर को कहते हैं वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, as was given in the शमशेर सिंह केस of 1974. Why? Because गवर्नर को लोगों ने वोट नहीं किया, इलेक्ट नहीं किया, whereas ये जो मिनिस्टर्स हैं they are elected by the people themselves, right? So that is why उन्होंने बोला एडवाइस पे काम करना पड़ेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या टाइम लिमिट लिखा है कि तुमको 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने तब तक एडवाइस देना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा है, देयर इज नो टाइम लिमिट दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जस्ट लिखा है कि सून एज पॉसिबल करना है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मंथ्स तक एक्शन कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुमने एक्शन नहीं दिया, यानी गवर्नर ने कुछ नहीं किया, वी विल डीम इट टू बी पास्ड। मतलब what is the maximum time limit that is given to a governor for acting on the bill? The answer is 3 months. Okay, and this is of course without the aid and advice of the Council of Ministers. With the aid and advice, 1 month का तुम्हारे पास notice है, okay, time period है। So to
100 में आर्टिकल में क्या बताया है कि गवर्नर के पास कौन से मेथड्स है, कौन से स्टेप्स है, ठीक है। मान लो कि अगर रिटर्न करके वापस से उन्होंने बेच दिया, ओके, नाउ इमेजिन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिटर्न करके वापस से सेकेंड टाइम बेच दिया, तो उनको असेंट देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द केस फॉर गवर्नर। नाउ लेट्स सी आर्टिकल 201 क्या कहता है। ये जो रिजर्व्ड बिल्स होते हैं ये प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। सो द बिल यहाँ पे रिमेंबर द नो टाइमलाइन इज गिवन अगेन इन प्रेसिडेंट डिसाइडिंग ऑन रिजर्वेशन ऑफ बिल्स, बट यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन दिया है, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द कमीशन रिकमेंडेशंस, बहुत सारे कमीशंस आए हैं दैट हैव गिवन वेरियस रिकमेंडेशंस। सो क्विकली लेट अस सी व्हाट आर दीज रिकमेंडेशंस। पहला है द सरकारिया कमीशन और दूसरा है द पंची कमीशन। जो सरकारिया कमीशन है इन्होंने बोला है कि तुम सभी बिल्स प्रेसिडेंट को नहीं दे सकते। कुछ ही बिल्स रेयर केसेस में अगर आपको लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये एक्ट, तो ही आप प्रेसिडेंट को पास करो, और प्रेसिडेंट भी 6 महीने के अंदर काम मतलब डिसाइड करके वापस देना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो रखे। दूसरा वाला था पंची कमीशन। इसमें बोला जाता है कि गवर्नर जो है ये 6 महीने के लिए तक डिसाइड कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन 1 स्टेप अहेड और ये 6 महीने का बनाया उन्होंने 3 months. So that is the case. Now remember these are just recommendations. ये compulsory नहीं है follow करना, but ये commissions ने बताया। So this is related to governor functions and all. You have to remember सरकारिया कमीशन एंड पंची कमीशन के नाम। ये गवर्नर के recommendations, गवर्नर की वर्किंग्स पे बहुत इन्होंने यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं, recommendations बताए हैं। फर्दर कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, सेंटर का क्या कहना है। सेंटर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई टाइमलाइन नहीं रखा है, राइट। ये गवर्नर का एक डिस्क्रिशन होना चाहिए जो फाइनल होना चाहिए, राइट। यहाँ पे फर्दर सुप्रीम कोर्ट ऐसे टाइमलाइंस नहीं दे सकती, वो सिर्फ पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, टाइमलाइंस देना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। तो ये सेंटर का कहना है। Whereas स्टेट का कहती है, स्टेट्स कहती है कि ये जो डिले कर रहे हैं ये हमारे पावर को अफेक्ट कर रहे हैं। स्टेट में लोगों ने हमको पावर में चुना है, राइट, सो वी शुड वर्क फॉर देम। बट ये जो गवर्नर जो है ये पावर को मिसयूज करते हैं, ये पॉलिटिकल मिसयूज करते हैं। ऐसा कोई डिस्क्रिशन जो है ये जेन्युइन नहीं है, बस कुछ भी करते हैं, ठीक है। ये हमारे पावर को कम करना चाहते हैं इसीलिए ये कर रहे हैं, ऐसे स्टेट्स का कहना है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी ये जो रेफरेंस प्रेसिडेंट ने मांगा है, दिया है सुप्रीम कोर्ट को, इस पे अभी सुनवाई चल रही है। जब हम देखेंगे व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट से, दैट वी विल सी इन द कमिंग टाइम्स। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू द पैलेस्टीनियन स्टेट। ये रिकॉग्नाइज किया गया है by the UK, by Australia and by Canada. ओके तो पहले अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, है ना, ये एक पार्टी होती थी। तो अगर यूएस बोलता था कि हम ये फॉलो करेंगे, सभी लोग शामिल होते थे इसको फॉलो करने के लिए। बट ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इजराइल और पैलेस्टीन इशू पे अगर हम देखें, सो they've been like okay, you know, इजराइल जो भी कर रहा है वो सपोर्ट करते थे और पैलेस्टीन को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, so they were all in one party. But now we are seeing a shift in the Western foreign policy. तो अभी क्या कर रहे हैं, वो यूएस कह रहा है कि इजराइल को फिर भी हम सपोर्ट करें, इजराइल उसका अच्छा दोस्त है, एलाई है। बट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज एंड कनाडा फॉर दैट मैटर, है ना, क्या कर रहा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये अभी ये जो है इजराइल पे बोल रहे हैं कि ये बंद करो, ओके, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करो, उनको जगह दे दो, यहाँ पे डेवलपमेंट लेके आओ, रिहैबिलिटेशन लेके आओ। दैट इज व्हाट नाउ द स्टैंड हैज चेंज। तो अभी ये यूएस से थोड़ा अलग पॉलिसी बता रहे हैं। सो विच आर द 3 स्टेट्स दैट हैव गॉन टू रिकॉग्नाइज, फॉर्मली किसने रिकॉग्नाइज किया अभी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। In fact, Portugal also is set to recognize, अभी तक recognize नहीं किया formally, but ये 3 okay ने किया है। So now if I talk about G7 countries, G7 countries क्या है, they are a group of developed countries, right? तो G7 countries के members जल्दी से comment section में लिखो G7 के member countries, ठीक है। So देखो ऑस्ट्रेलिया is not a G7 country, इसमें सिर्फ UK और कनाडा G7 कंट्री है,
तो इन दोनों कंट्रीज हम देखते हैं दे आर द फर्स्ट G7 कंट्रीज जिन्होंने ये स्टेप लिया है। फ्रांस ने भी कहा था कि वो जो अपकमिंग सेशन आएगा यूएन यूनाइटेड जनरल असेंबली, वहां पे ये रिकॉग्नाइज करेगा। तो अभी भी फ्रांस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, ठीक है। बट जो पहला रिकॉग्निशन की बात करें, दैट इज डन नाउ बाय 2 G7 कंट्रीज, दैट इज यूके एंड कनाडा। और कौन इसको क्रिटिसाइज कर रहा है? फर्स्टली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इनको क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये गलत कर रहे हो तुम लोग। सेकेंडली डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि ये जो रिकॉग्नाइज कर रहे हो तुम, ओके, दैट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, लाइक यू नो, सो दैट इज व्हाट यूएस आल्सो हैज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये रिकॉग्निशन से क्या होगा। अगर हम देखें द इम्पैक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मान लो ये जो रिकॉग्निशन है इट इज मेनली सिंबॉलिक, इससे उसको कुछ कैपिटल, फ्लैग या रिकॉग्नाइज या यूएन मेंबर कंट्री, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। दिस इज ओनली अ सिंबॉलिक पॉलिटिकल मॉरल स्टेटमेंट कि हम चाहते हैं एक यू नो काइंड ऑफ ए ग्लोबल कंसेंसस या लोगों को यहाँ पे साथ में लेके टू क्रिएट दैट प्रेशर ऑन इजराइल, ये जैसा काम करता है। सो इट डज नॉट लीड टू चेंजिंग रियलिटीज ऑन ग्राउंड लेवल, ऐसा कुछ यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बट इट इज गोइंग टू बी अ बिग आंसर मेनली जब हम यूनाइटेड नेशंस अभी जनरल असेंबली शामिल 80th सेशन हो रहा है, तो उसमें कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं, इजराइल पे प्रेशर बनाए रख सकते हैं, ऑल ऑफ दैट कैन बी सीन। फर्दर जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें ऑफ यूके, इट इज कियर स्टारमर, ओके, लास्ट ईयर ही आए हैं ये एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पे हम देखते हैं जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है डेविड लैमी, ये कहते हैं कि यूके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है with regard to two-state solution. When you talk about two-state solution, it is with regard to peaceful coexistence of Israel and Palestine, जो UN ने support किया था, तो उसको बोलते हैं two-state solution. Now ये जो two-state solution है, UK की बात करें, so UK had always pushed for it. जैसे उन्होंने 1917 जब World War I हो रहा था, उन्होंने एक declaration दिया था, the Balfour Declaration. कब आया था ये? 1917 में। ओके, सो बैल्फोर डिक्लेरेशन क्या है? सो ये जो डिक्लेरेशन है, दिस इज मेनली बैल्फोर जो है ये ब्रिटिश के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, ओके, उनका नाम था बैल्फोर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि देयर शुड बी लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ अ जूइश यू नो कम्युनिटी, ओके, एज वेल एज हम देखते हैं कि दे वर सपोर्टिंग इवन द other community back then, okay, so Jewish and non-Jewish community का peaceful settlement उन्होंने कहा था in this region, so that was the 1917 Balfour Declaration। तो उसको वो reference करते, देखो तभी भी हमने ये stand लिया है, अभी भी देखो हम ये stand ले रहे हैं, so that is the 1917 Balfour Declaration। Is that clear? ओके, तो यहाँ पे as we see the impact does not have much change, ये अभी हमने देखा था। नाउ इंटरनेशनल की बात करें, दूसरे कंट्रीज ने क्या किया, अभी हम देखते हैं कि 75% ऑफ यूएन मेंबर स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ पैलेस्टीन जो है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फर्दर पैलेस्टीन की बात करें, ये एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस पे आता है। अपार्ट फ्रॉम पैलेस्टीन द अदर कंट्री कौन सी है दैट हैज अ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस, permanent observer status apart from Palestine, which other country has this? So इसमें वो participate कर सकती है but वो vote नहीं कर सकती, ठीक है। So Palestine gains support from 4 to 5 Security Council members, okay, यहाँ पे 4 to 5 मतलब US के अलावा सभी कंट्रीज इसको सपोर्ट करती है, रिसेंट रिकॉग्नाइज करती है। जैसे फ्रांस ने रिसेंटली बोला था, यूके ने अभी कहा, फिर आते हैं चाइना, रशिया ने भी रिकॉग्नाइज किया था 1988 में, ओके, और अभी यूएस बच रहा है। सो ओनली एक्सेप्ट यूएस, एवरीबॉडी इज रिकॉग्नाइजिंग इवन इन द सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूएस इज द वन दैट लार्जली अपोज। और ये अगर एक भी कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये आगे नहीं जा सकता, बिकॉज दीज कंट्रीज हैव अ वीटो पावर। तो वीटो पावर से इट बिकम्स, इट कैन स्टॉप एनी और इट कैन ब्लॉक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो मैंने बताया आपको कि कल के दिन, ओके, कल के दिन दैट इज ट्यूसडे, वी विल हैव द 80th सेशन of the United Nations
जनरली काउंसिल, जनरल असेंबली। अभी ये क्या है UNGA, लेट्स क्विकली सी। तो अगर हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस, ये आया था 1945, 24 अक्टूबर को ये बना था। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, विच आर दे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके होते हैं 15 मेंबर्स, इसमें 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। अब भी हमने 5 परमानेंट देखा था, ठीक है। और 10 परमानेंट जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो हर 2-2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, ओके। पर इनके पास वो वीटो पावर, स्पेशल पावर नहीं होता, सिर्फ ये 5 कंट्रीज के पास होता है। द सेकेंड बॉडी दैट यू हैव इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ओके। नाउ जनरल असेंबली का काम है, कंट्रीज आपस में डिस्कस करते हैं अबाउट कोर मैटर्स, कोर इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे वोटिंग हो सकती है, एंड वी हैव द मेनी वर्ल्ड कंट्रीज, वर्ल्ड मेंबर्स, 193 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। तो सभी इसमें शामिल होते हैं। सो इसका स्ट्रेंथ क्या है? 193। उसके बाद होता है इकोसॉक, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, मेनली टू डिस्कस मैटर्स विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स और डेवलपमेंट भी लाने के लिए। The next aspect that we have is trusteeship council. Trusteeship council is more or less outdated now, because ये जो group है ये help करता है those countries को that are not that are really currently decolonized, तो उनको गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए मदद करता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। सो अभी सिंस सभी डीकॉलोनाइज हो चुके हैं, लास्ट इसका काम 1994 में खत्म हुआ पलाऊ आइलैंड में। नेक्स्ट वन वी हैव यूएन सेक्रेटेरिएट। यूएन सेक्रेटेरिएट की बात करें, ये काम करता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए सेक्रेटेरिएट काम करता है, ठीक है। एंड फाइनली जो 6 वाला है जो है ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो डिस्प्यूट सेटल करने अमंग द मेंबर कंट्रीज ये काम करता है। सो इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द यूएन, यू ऑटोमेटिकली कम अंडर द ICJ, ओके। ना याद रखना ये जो 5 है इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर ICJ, ICJ का हेडक्वार्टर्स है द हेग, और द हेग कहां पे है? नेदरलैंड्स, ठीक है। नाउ हु स्पीक्स एट द UNGA, जल्दी से देखते हैं। UNGA में तुम एड्रेस कर सकते हो। सो नाउ UNGA में ऑलवेज याद रखना ब्राजील हमेशा पहले बात करता है। नाउ यू मे वंडर व्हाई ब्राजील इज सेइंग इट्स अ ट्रेडिशन। तो ब्राजील स्टेप्ड अप to speak first in the early years, जब ये बॉडी बना था, तो अभी always we see that Brazil talks first, and because ये न्यूयॉर्क में होता है यानी US में हो रहा है, so by that second मौका मिलता है US को बात करना। यूजुअली 5 मिनट का होता है, बट ज्यादा भी हो चुके हैं, ओके। सो देयर हैव बीन केसेस वेयर दिस हैज गॉन मोर देन 1 hour ऑल्सो। जैसे कि एक लिबियन लीडर था गद्दाफी, उसने 1.5 hour बात किया। देन एक क्यूबन लीडर था 1960 में, फिडेल कास्ट्रो, सो ही स्पोक फॉर 4.5 hours। तो बात करते हैं, एड्रेस ज्यादा करते हैं, ठीक है। देन 2 non-member observer states also have the part to speak, but they can't vote. वो कौन से हैं? पैलेस्टीन एंड द वैटिकन। वैटिकन को हम होली सी भी कहते हैं, वैटिकन सिटी, ओके। सो दे हैव द नॉन ऑब्जर्वर। नाउ EU ऑल्सो जो है, ओके, यूरोपियन यूनियन की बात करें, ओके, दिस इज ऑब्जर्वर मेंबर, दे ऑल्सो कैन स्पीक एज अ पार्ट ऑफ दिस। सो एज अ काउंसिल, एज अ यूनियन ऑल्सो दे कैन हैव अ वर्ड। बाकी के स्पीच फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होते हैं, जिसको जल्दी में आके बात करते हैं उनका अलाउ किया जाता है। इस बार का थीम है बेटर टुगेदर 80 years and more फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 80 years उसके पूरे हुए हैं, सो दैट इज वाई दिस कैन बी important. Now what are the main things that are we going to be discussed in this? तो हम देखते हैं कि गाजा के बारे में अगर हम देखें, पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या है? महमूद अब्बास। महमूद अब्बास, ओके, ये अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। US बोलता है कि हम इनको वीजा नहीं देंगे बिकॉज ऑफ कोर्स गुड रिलेशंस विद इजराइल। सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग फॉर द यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट दिए, एंड करे वॉर। सीरिया की बात करें, इसके बारे में यहाँ पे भी सिविल वॉर जो चल रहा था आउस्ट की कर दिया। सो अगेन यहाँ पे सीरियन प्रेसिडेंट जो है अहमद अल शारा, ये
पार्टिसिपेट करेंगे। सूडान में वॉर की बात करें, ओके, सो वहां पे भी दे विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस। सो दीज कंट्री वाइज issues will be taken up in the United Nations General Assembly. Now last aspect is एक नए सेक्रेटरी जनरल भी मोस्टली वोटिंग भी करेंगे। जैसे पहले थे एंटोनियो ग्यूटेरेस, तो इनके टर्म अभी खत्म होने वाला है, सो प्रोबेबली देयर विल बी अ वोटिंग ऑफ अ न्यू यूएन सेक्रेटरी काउंसिल। अ क्वेश्चन टू यू, यूएनजीए के प्रेसिडेंट कौन है? फीमेल है? जल्दी से बताओ मुझे यूएनजीए के प्रेसिडेंट का नाम कमेंट सेक्शन में ऐड करना। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल है कि एक एक्सरसाइज होने वाला है। ओके, कहां पे ये एक्सरसाइज? दैट इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज ईस्टर्न सेंट्री। ओके, इसको एक्सरसाइज ईस्टर्न सेंट्री मिशन कहा जाता है, और ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है? ये है नाटो का। ठीक है, सो यहाँ पे ब्रिटिश का एक फाइटर जेट होने वाला है। इट्स द फर्स्ट नाटो एयर डिफेंस होने वाला है ओवर पोलैंड। अब ये एक रिटेलिएशन है एक्चुअली, बिकॉज रशिया का भी एक जेट पोलैंड के ऊपर से चला, तो इसीलिए ये रिटेलिएट करके वैसे ही नाटो ये चलाने वाली है। तो इसके बारे में जल्दी से नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे कौन से कंट्रीज पार्ट लेते हैं? एक है नॉर्दर्न अमेरिका एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, मिलिट्री अलायंस। सो दे वांट टू सेफगार्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। यहाँ पे ये एक 1949 में आया था बाय साइनिंग ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी, और यहाँ पे एक क्लॉज है आर्टिकल 5। ठीक है, आर्टिकल 5 के क्लॉज में हम देखते हैं ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी कि तुम मेरे दोस्त को मारोगे तो मैं तुमको मारूंगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज स्टेटिंग दैट an attack on one member is considered an attack on all the members. तो सब आपके तुमको मारेंगे। That is the Article 5 of the Washington Treaty. तो यहाँ में members consult करते, cooperate करते हैं on security, defense related issues, stability maintain करना चाहते हैं, conflict नहीं चाहते हैं। तो आप देखोगे ये Cold War के टाइम पे आया था 1949 to prevent the spread of communism, to prevent the control of the Russian country. Okay, so that is what they created. तो पहले 12 members थे, अभी you have 32 members and the latest 32nd member जो था वो है स्वीडन। ठीक है, Sweden is the latest country. So again the NATO undertakes multinational crisis management. यहाँ पे भी मिशन जो है to strengthen ties between these countries. So यहाँ पे ईस्टर्न सेंट्री मिशन है नाम। So अगर हम सिक्योरिटी जनरल की बात करें, who is the security general of this particular organization, NATO? The answer is Mark Rutte. ठीक है, मार्क रट प्राइम मिनिस्टर थे नेदरलैंड्स के, अभी ये सेक्रेटरी जनरल है नेटो के। So with that let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल, द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे, इट इज विद रिगार्ड टू इंडिया एंड कनाडा टाइज। ओके, तो इंडिया और कनाडा के एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन है इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? इट इज अजीत डोवल, और कनाडा का है नैथली ड्रूइन। तो ये मिले थे न्यू दिल्ली में कल के परसों के दिन सितंबर 18 को मिले थे, और इन्होंने यहाँ पे किस किस बात पे अग्री किया है जल्दी से एक बार देखते हैं। सो इफ यू नोन, इंडिया और कनाडा के टाइज इतने अच्छे नहीं थे, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जस्टिन ट्रूडो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। लेकिन अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मार्क कार्नी, राइट? तो मार्क कार्नी जब अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली, he has been of course very open about India ties. Okay, he's wanting to strengthen these ties, and इसीलिए उन्होंने recently जो 51st मीटिंग हुआ था in Canada, 57 मीटिंग ऑफ G7, इसमें उन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया था। सो इट हैपेंड इन अल्बर्टा, कैनन्स। ओके, सो ये इनवाइट भी किए थे। सो ऑफ रिसेंटली हमारे रिलेशंस विद कनाडा हैव इम्प्रूव्ड व्हेन इन द मिडिल व्हेन दे हैड बिकॉज ऑफ हरजीत सिंह निज्जर वाला केस, खालिस्तानी इशू, इसकी वजह से हमारे
जो टाइज थे वो बहुत खट्टे हो गए थे, लेकिन अभी हम देखते हैं वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड दैट इज वेयर वी आर कोलैबोरेटिंग अगेन. सो व्हिच आर द थिंग्स दैट वी आर कोलैबोरेटिंग ऑन? It is on new bilateral relations, new chapter which focuses on counter terrorism. It focuses on combating transnational crime और intelligence sharing, मतलब हम एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगे when the need arises. तो ये सब talks हुए हैं between whom? Between India and between Canada. So this was all with regard to today's daily news analysis. बहुत सारे interesting हमने news articles देखे हैं. अभी जल्दी से हम question solve करते हैं with regard to the 20 GK questions from today's current affairs. So don't forget to watch that because this will be a good revision for your daily news source. Thank you so much for watching.